हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और आप मुझको देख रहे हैं केजीएस ऐप पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमने मॉक टेस्ट सीरीज रखी थी उसमें फर्स्ट जो पेपर है उसका सॉल्यूशन, मतलब जो 27 अप्रैल को आपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, इस वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन व्हाट। बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम जानते हैं इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन दिखाएं तो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ये लीनियर रहता है और उसके बाद फिर ये नॉन लीनियर हो जाता है। तो हुक्स लॉ जो वैलिड है वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, ये कहता है आपसे कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस एक कैंटिलीवर बीम में जिसमें कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहां पर होगा। तो अगर एक कैंटिलीवर में कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है तो हम ये बात जानते हैं कि जो टॉप फाइबर है वो टेंशन में है और बॉटम फाइबर कंप्रेशन में। तो सबसे पहले बॉटम फाइबर कंप्रेशन में आएंगे और मैक्सिमम कंप्रेशन वहां आएगा जहां मोमेंट मैक्सिमम हो, और मोमेंट मैक्सिमम कहां पर है? सपोर्ट पर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कहां आएगा? बॉटम फाइबर पर जो कि सपोर्ट पर है। तो बॉटम फाइबर एट दी सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पोर्शन ऑफ अ बीम बिटवीन टू सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन। कई सारे केस ले सकते हैं, इस केस को समझते हैं। कैंटिलीवर के फ्री एंड पर मोमेंट लगाया, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जो मोमेंट यहां लग रहा है इसी मैग्नीट्यूड का मोमेंट यहां लगना चाहिए। अब जब आप इस बीम को देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा और शियर फोर्स जीरो आएगा। तो क्या होता है प्योर बेंडिंग में? बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट रहता है और शियर फोर्स जीरो आता है। देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो चाहे कोई और क्वेश्चन हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक स्पीड का ध्यान देना होगा, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जेईई एग्जाम्स में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर व्हेन। तो अगर हम यहां पे केस देखें, अगर फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा है तो फ्री एंड पर शियर फोर्स जीरो नहीं होगा, पॉइंट लोड के इक्वल होगा। पॉइंट लोड अगर मिडिल पे लग रहा है या यूडीएल लग रहा है, ठीक है, मिडिल पे भी लग रहा है और फ्री एंड पे भी लग रहा है। देखिए, अगर फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है तो शियर फोर्स फ्री एंड पर जीरो नहीं होगा, शियर फोर्स फ्री एंड पे जीरो नहीं होगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तब जीरो होंगे जब एक यूडीएल लग रहा हो। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी एसएफडी बनाओगे तो एसएफडी विल बी लाइक दिस, और अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, ठीक है, वो आपको पैराबोलिक देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आंसर इज ऑप्शन सी। द क्वांटिटी बाय विच अ मेटल रेजिस्ट इंपैक्ट लोड इज व्हाट। तो बच्चे, कौन सी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है इंपैक्ट को? तो दिस इज टफनेस। इलास्टिसिटी क्या होता है? लोड हटाने के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए तो स्ट्रेन जीरो है। मेलेबिलिटी है ज्यादा स्ट्रेन सहना कंप्रेशन में, तभी आप मेलेबल मटेरियल को शीट्स में बना सकते हो। डक्टिलिटी है ज्यादा स्ट्रेन सहना टेंशन में, तभी आप डक्टाइल मटेरियल से वायर्स बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। आरसीसी है। ओवर रीइंफोर्स में फेलियर कैसे होता है? कंक्रीट फेल करता है और कंक्रीट का प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट बार क्या होता है? तो इफेक्टिव कवर क्या होगा? क्लियर कवर में आप डायमीटर जो है उसका हाफ ऐड कर दीजिए, तो क्लियर कवर प्लस 0.5 टाइम्स the diameter. The permissible shear stress in concrete depends on what? देखिए बच्चे, जो टाउ सी होता है इसका आपने
देखा भी होगा, टेबल 19 होता है IS 456 2000 में। तो टाउ सी की वैल्यू ग्रेड ऑफ स्टील और ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंट स्टील दोनों पे डिपेंड करता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे सिर्फ टाउ CM डिपेंड करता है। If the permissible compressive stress in concrete in bending for M27, then what is the modular ratio? तो बच्चे मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला इज 280/3 टाइम्स सिग्मा CBC। तो 280/3 इंटू 7, इसको सॉल्व करेंगे 13.33 आ जाएगा। अलग अलग ग्रेड्स के लिए पूछा जाता है, कभी M30 हो सकता है, कभी M25 हो सकता है, तो वैल्यूज याद रखें। As per IS code, actual measured value of modulus of elasticity may vary from the usual notification. What? देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो EC होता है ये 5000 अंडर रूट सिग्मा CK होता है और इसकी वैल्यू में 20% तक का वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, एक कोडल डेटा है, जरूर पता होना चाहिए। As the percentage of steel increases, what happened? तो भाई हम ये बात जानते हैं कि जब स्टील बैलेंस से कम होता है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कम होती है। फिर जब स्टील बैलेंस के इक्वल हो जाता है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ती है, और जब स्टील बैलेंस स्टील से ज्यादा हो जाता है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और बढ़ती है। तो एज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ स्टील इंक्रीजेस, क्या होता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। IS 456/2000 recommends to provide certain minimum steel in RCC beam to what? तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला दिया जाता है कि A0/BD is equals to 0.85/सिग्मा Y। तो ये फॉर्मूला क्यों दिया जाता है, ये वैल्यू क्यों दी जाती है, ताकि आप एक इनफ डक्टिलिटी दे सको बीम को। एक तरीके से आप सडन फेलियर को रोकना चाहते हैं तो आप एक सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। When quantity of steel in an RC beam section is more than the required, then the section is over reinforced। अभी मैंने बताया जब स्टील को बैलेंस स्टील से ज्यादा दे दोगे तो ओवर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस स्टील जितना दोगे ठीक है तो बैलेंस ही हो गया, बैलेंस से कम कर दोगे तो अंडर रीइंफोर्समेंट। इसमें आप ये भी याद रख सकते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XM से ज्यादा है, अंडर रीइंफोर्स्ड में कम है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अंडर रीइंफोर्स्ड में जो न्यूट्रल एक्सिस होता है अपवर्ड शिफ्ट होता है, ओवर रीइंफोर्स्ड में डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम, ठीक है, एज व्हाट। देखिए जो डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट होता है, ठीक है, इज प्रोवाइडेड, तो हम इसको किस रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो डायगोनल टेंशन को सहने के लिए हम बेंट अप बार्स और वर्टिकल स्टिरअप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये शियर रीइंफोर्समेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। आरसी बीम इज लाइकली टू फेल इन बॉन्ड, देन इट्स बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड बाय हाउ। देखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इंप्रूव होगी, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, और सरफेस एरिया बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इकोनॉमिकली कि आप कम नंबर ऑफ बार्स दे, कम डायमीटर ऑफ बार्स दे बट ज्यादा दे, तो थिनर बार्स दे बट उनका नंबर बढ़ा दे। तो यूज थिनर बार्स बट मोर इन नंबर्स। ठीक है, इससे आप ज्यादा इफेक्टिवली सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो बॉन्ड इंप्रूव होगा। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डायरेक्ट शियर टेस्ट। देखिए बच्चे डायरेक्ट शियर टेस्ट में क्या होता है, फेलियर प्लेन इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये हर टाइप के सॉइल के लिए है, ऐसा नहीं है, कोहेजनलेस सॉइल्स पर ज्यादा यूज होता है। ड्रेनेज कंडीशन को आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते हो, तो जो फेलियर प्लेन है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। और ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपने पहले से ये मान लिया कि जो भी फेलियर होगा वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही है, तो एक डिसएडवांटेज भी है। For a sandy soil, the angle of internal friction is 30 degree. If the major principal stress is given, what is the corresponding minor principal stress? देखिए सैंडी सॉइल है तो कोहेजन 0 है, सिग्मा 1f सिग्मा 3f n फाई के इक्वल होगा। अब इन्होंने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आपको 50 बोल दी है, सिग्मा 3f। n फाई क्या होता है, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई, 30 डिग्री है तो ये वैल्यू आ जाएगी 3।
तो सिग्मा 3f will be 50 by 3 means 16.33, 16.6, 50 by 3 16.6। ठीक है, अब देखिए एक और चीज का जरूर ध्यान रखिए कि हमने उतने ही क्वेश्चंस रखे हैं हर सब्जेक्ट में जितना जो नोटिफिकेशन आया था उसने मेंशन किया है। उन्होंने जियोटेक के 5 क्वेश्चंस ही बोले, जबकि एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट हमने पैटर्न के हिसाब से ही इसको बनाया है। The weight of the hammer used in standard penetration test is what? 65 kg का है और 750 mm के जो हाइट है वहां से हम इसको फॉल कराते हैं। A dry sand specimen is put through a triaxial test. The cell pressure is 50 kPa, deviator stress is 100. What is the angle of internal friction? Again dry sand है, C0 है, तो बच्चे सिग्मा 1f क्या हो जाएगा? सिग्मा c प्लस सिग्मा d मीन्स 150, सिग्मा 3f सिग्मा c के इक्वल है, दिस इज 50, सिग्मा 1f इज सिग्मा 3f n5, c0 है चूंकि सैंड है, तो 150 अपॉन 50 इज इक्वल्स टू n5, तो n5 की वैल्यू आ जाएगी 3। मैंने कई बार ये आपको बताया अगर n5 की एक वैल्यू आ रही है तो आप sin 5 लिख सकते हैं, 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 में 1 ऐड कर दीजिए, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आता है एग्जाम में। तो वेस्टरगार्ड थ्योरी ने बच्चे अजम्पशन लिया था, वेस्टरगार्ड थ्योरी बोस्निक से अलग होती है और एजम्पशन की वजह से ही अलग है। तो बोस्निक के कंपैरिजन में वेस्टरगार्ड ने बोला था कि जो सॉइल है वो लेयर्ड है, तो उन्होंने लेयर्ड सॉइल की बात करी। तो अभी तक 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमने करे, सोम, आरसीसी एंड जियोटेक। अब बच्चे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका, दिस इज highway engineering. If the difference in elevation between the edge of the pavement and crown is 15 centimeter, then what is the value of camber? तो बच्चे इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं W/2n, उसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 1 in 30। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। A two-lane road having a horizontal curve of radius 0.48 km is to be designed for a design speed of 80 kmph. The super elevation is what? तो बच्चे सुपर एलिवेशन v स्क्वायर बाई 225 r होना चाहिए। ठीक है, v की वैल्यू हो गई 80, इसका स्क्वायर 225 और रेडियस आ जाएगा 480। देखिए ये जरूर याद रखिए कि ये तब है जब 3/4 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर कर रहा है सुपर एलिवेशन। ठीक है, इस बेसिस पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम डेंसिटी आपको दे रखी है और स्पीड दे रखी है, कैपेसिटी फ्लो पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है V max बाई 2 इंटू K max बाई 2, मतलब 75 बाई 2 इंटू 100 बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1875 vehicles per hour. With the increase in speed of the traffic stream, the minimum spacing, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी स्पेसिंग लगातार बढ़ती है। आप अपने सामने वाले व्हीकल के साथ ज्यादा स्पेसिंग मेंटेन करके चलोगे, स्पेस हेडवे हो गया। टाइम हेडवे में क्या होता है, पहले वो घटता है और फिर बढ़ता है, तो स्पेसिंग लगातार बढ़ती है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्यूटेमिन इज व्हाट? देखिए जब आप मार्शल मिक्स डिजाइन पढ़ते हैं तो वहां ब्यूटेमिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से 1.03 तक होती है। तो 5 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बाद अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आएंगे बिल्डिंग मटेरियल्स के। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन, एकदम कोड बेस्ड क्वेश्चन है, दिस इज 100 MPa। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन मोस्टली क्या है, बिल्कुल थ्योरेटिकल कोडल बेस्ड क्वेश्चंस है, तो अगर आपने डेटा पढ़ा हुआ है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे।
विच कंपोनेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज इन गुड ब्रिक अर्थ? तो बच्चे हम एक कोड भी पढ़ते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है सिलिका। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रोल भी जरूर याद रखें। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले डज व्हाट? तो बच्चे एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या करता है? ब्रिक को क्रैक कर सकता है और वार्पिंग कर सकता है। वार्प मतलब बेंड कर देगा। देखिए सिलिका इंपॉर्टेंट भी है, स्ट्रेंथ भी देता है, बट जरूरत से ज्यादा प्रोवाइड कराया तो नुकसान भी करेगा। The process of adding water to lime to convert it into hydrated lime is known as slaking of lime। ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन है, इसको स्लेकिंग ऑफ लाइम बोलते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में ये थ्योरी वाली चीजें बहुत ज्यादा है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। देखिए बच्चे क्या है, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कॉन्क्रीट, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कॉन्क्रीट, इट इज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। सबसे पहले तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कॉन्क्रीट के बारे में बताता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये कॉन्क्रीट की क्वालिटी के बारे में बताता है बेस्ड ऑन द पल्स वेलोसिटी। इसका एक टेबल है, वो टेबल जरूर याद करें। तो आंसर इज ऑप्शन ए। The development of strength of cement and its fineness are what? तो बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा हाइड्रेशन होगा, स्ट्रेंथ गेन बढ़ेगा। The advantage of adding pozzolanas to lime is what? तो बच्चे पोजोलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पोजोलाना क्या करता है? ये श्रिंकेज कम करता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग जो है वो भी बढ़ाता है और केमिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ाता है, ठीक है। तो पोजोलाना बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जहां पर भी ये यूज होते हैं वहां उनके रोल को जरूर पढ़िए। जनरली यूज फॉर रेलवे स्लीपर्स। तो बच्चे रेलवे स्लीपर्स जो रेल्स को आपस में अलाइन करती हैं, दिस इज कैल। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब पहले से पढ़े होंगे तभी आंसर हो पाते हैं। The age of exogenous trees can be judged from annual rings। हर साल एक रिंग ऐड हो जाती है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये भी जरूर याद रखिए कि क्रॉस सेक्शन में ऑर्डर क्या है, जैसे पिथ है, सैपवुड है, इस तरीके से पिथ के बाद हार्डवुड आता है, सैपवुड आता है, कैम्बियम लेयर आती है। ये ऑर्डर जरूर याद रखें। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है बच्चे? बल्किंग ऑफ सैंड में वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज आ जाता है। किस वजह से आता है वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज? मॉइस्चर अटेन कर लेता है, 4 to 6% पे ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स के बाद अब आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पर। When a liquid forms an interface with another liquid or gas, the surface energy per unit interface is known as surface tension। देखिए सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला तो आप पढ़ते हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट एक और फॉर्मूला है एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, दोनों फॉर्मूले हैं। फिर आता है सेंटर ऑफ बायंसी। तो सेंटर ऑफ बायंसी कहां से पास होता है? तो बच्चे जो भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसके सेंट्रोइड से, वाटर बोल दीजिए या फ्लूइड बोल दीजिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट? तो यहां आपने प्रेशर बनाया, यहां एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, एटमॉस्फेरिक से ऊपर गेज होता है। तो बच्चे एब्सोल्यूट क्या होता है? गेज में एटमॉस्फेरिक ऐड कर दीजिए, जरूर याद रखिए। एक ये और एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, बहुत पूछा जाता है इनसे। फॉर लैमिनार फ्लो इन पाइप्स द मोमेंटम करेक्शन फैक्टर बीटा इज व्हाट? तो बच्चे बीटा की वैल्यू 1.33 होती है, ठीक है, बहुत फेमस डेटा है, पता होना चाहिए। The flow of water through a hole in the bottom of a wash basin is an example of which type of flow? Vortex flow। तो ये फ्री vortex flow का एग्जाम्पल होता है, काइनेमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो बच्चों with this we are done with these solution, ठीक है। अभी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और टेक्निकल क्वेश्चन 25 अपूर्व सर आपको उनका सॉल्यूशन बताएंगे, और जो नॉन टेक के क्वेश्चंस है उनका भी सॉल्यूशन आपको भी मिलेगा। तो ये 27 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन है पेपर 1 का।
अब ऐसे ही आपको सब्सिक्वेंट जो बाकी टेस्ट होने हैं, 4 और होने हैं, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे। और मैं फिर से आपको बोलूंगा, अपने साथी दोस्तों को जरूर एनकरेज करिए कि इस टेस्ट सीरीज को दें। यूपी ट्रिपल एससी के साथ साथ जितने भी जेई एग्जाम्स आप देंगे, उन सब में ये क्वेश्चंस आपको बहुत फायदा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन डू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और आप लोगों ने दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी का टेस्ट नंबर 1 दिया होगा, तो आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने 5 सब्जेक्ट फ्रेम किए थे और उन 5 सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट हम इन 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर फील्ड रिवेट द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट्स एंड बोल्ट्स आर गिवन इन स्ट्रक्चर कोड्स आर रिड्यूस्ड बाय व्हाट परसेंटेज। जब भी हम कभी फील्ड रिवेटिंग करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उतनी एफिशिएंसी ना पाएगी, तो हम स्ट्रेसेस को, परमिसिबल स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर देते हैं, है ना। तो आपने ये देखा भी होगा, एक तो दोस्तों पावर ड्रिवन शॉप रिवेट होते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट होता है और पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट होते हैं। आगे ना भाई, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, फील्ड रिवेट। तो देखिए भाई, अगर मैं एक्सियल फोर्स की बात करूं तो इसमें परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है, 100 मेगा पास्कल होती है। ठीक है, हियर अगर आता है बोल्ट में या रिवेट में, तो उसमें हम कितना परमिट करते हैं स्ट्रेस, 100 मेगा पास्कल अलाउ करते हैं। और बियरिंग की अगर मैं बात करूं तो बियरिंग में दोस्तों 300 मेगा पास्कल परमिट करते हैं। और यही बात अगर मैं पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट की बात करता हूं तो ये 10% रिड्यूस हो जाता है, 90 और ये वैल्यू होती है 270, 10% वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए रिटन फॉर्म में दिया भी हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से भी रेफर कर सकते हैं और जो मैं आपको एक्सप्लेन वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम दैट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ द एंड। इसका मतलब ये दोनों एंड पे कॉलम कैसा है, दोनों एंड पे कॉलम आपका फिक्स्ड है, दोनों एंड पे कॉलम आपका फिक्स्ड है। तो अगर एल लेंथ इसकी है तो हम ये मान के चलते हैं दोस्तों कि 50% जो होगा ये बकल कर जाएगा। ठीक है, बट थियोरेटिकली तो 0.50 एल आता है, थियोरेटिकली इफेक्टिव लेंथ आती है 0.5 एल, मगर आईएस कोड क्या कहता है कि आप यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वैल्यू इफेक्टिव लेके चलिए, 0.65 एल, 0.65 एल, ऑप्शन सी इसका करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस। अच्छा, इसका रीजन क्या था, कोड हमें कहता है कि 100% फिक्सिटी नहीं होती है, 100% फिक्सिटी नहीं होती है, तो कुछ एक्स्ट्रा लेंथ क्या हो जाती है, वो भी बकल कर जाती है। तो ऐसा करने से दोस्तों सेफ डिजाइन कर रहे हैं, 0.65 एल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द मेंबर ऑफ रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज कॉल्ड। वो मेंबर जो पर्लिन को सपोर्ट करते हैं उन्हें प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। आई होप आप लोग को इंडस्ट्रियल रूफ पता होगा। यहाँ पर जो लोड होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या करते हैं, पर्लिन्स को। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये देखिए, इन जनरल द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज केप्ट एज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पैन। देखो प्लेट गर्डर की जो डेप्थ हम लोग लेके चलते हैं 1/10 से 1/12, स्पैन का 1/10 से 1/12 लेके चलते हैं, तो स्पैन का 1/10 से 1/12 हम लोग प्लेट गर्डर का डेप्थ लेके डिजाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेंडर रेशियो ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ स्क्वायर सेक्शन विद 2.5 सेंटीमीटर साइड एंड 300 सेंटीमीटर लेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिलेंडरनेस रेशियो होता क्या है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है, तो अगर 300 सेंटीमीटर लेंथ है, 300 सेंटीमीटर लेंथ है। अब देखो, अब ये क्या है दोस्तों, वर्टिकल कॉलम है, कॉलम स्क्वायर सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो आर मिनिमम होता है a/√2 होता है। ए की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय √2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेटेड डायमेंशन। तो आप देखो इसे सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इसे जब आप सॉल्व करेंगे, एक बार ये चेक कर लेते हैं, तो ये दोस्तों आ जाएगा 416। योर आंसर विल बी 416। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखिएगा। आर मिनिमम फॉर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जो आपका होता है वो क्या होता है, 2.5/√2 होता है, a/√2 होता है। अंडरस्टूड एवरीवन। तो आर मिनिमम मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर मिनिमम जो होता है स्क्वायर सेक्शन के लिए वो कितना होता है, a/√2 a/√12। अंडरस्टूड एवरीवन, a/√12। इसे एक बार आप सॉल्व कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में √12 सॉल्व होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 2.5 डिवाइड बाई ये 416 will be the correct answer. Okay, 416 will be the correct answer. For calculating the total quantity of paint on both side of the flush door, the outer dimension of the door are multiplied by। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो डोर का फ्रंट साइड बैक साइड जो आपका है,
अब हम करते क्या है, क्योंकि हिंजेस भी होते हैं, एडिशनल कंपोनेंट्स भी होते हैं, उन्हें भी पेंट करना होता है, तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रंट सरफेस बैक सरफेस, मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, हेंस द आंसर इज 2.25 मल्टीप्लाई करते हैं पेंट करते समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन, कौन सी यूनिट यूज होती है आरसीसी और रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में। देखो आरसीसी हमेशा किस में मेजर होता है दोस्तों, मीटर में मेजर होता है, तो करेक्ट आंसर क्यूब इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, plinth area are area rate for which the construction of the first and the third floor of a building as per उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो देखिए जब भी कभी यूपीपीडब्ल्यूडी में हम लोग एस्टिमेशन निकालते हैं तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट्स होता है वो कम होता है, हायर फ्लोर के रेट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि आपको मटीरियल को कैरी करना पड़ेगा अपर फ्लोर पे, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो रेट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज हाइयर देन द रेट ऑफ द थर्ड फ्लोर, रेट ऑफ द फर्स्ट फ्लोर इज लेसर देन द रेट ऑफ द थर्ड फ्लोर, रेट सेम है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना भाई, थर्ड फ्लोर का रेट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर एज पर यूपीपीडब्ल्यूडी। देखो भाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं टू द करेक्ट ऑप्शन दैट डिफाइंस ऑब्सोलिसेंस। ठीक है, ऑब्सोलिसेंस क्या होता है, जब भी कोई चीज आउट ऑफ द फैशन चली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन 17 हमने खरीदा, जैसे ही आईफोन 18 आ जाएगा तो 17 क्या हो जाएगा, ऑब्सोलिसेंस हो जाएगा, उसकी मतलब क्या है वो फैशन के बाहर चला गया। अंडरस्टूड। जैसे नोकिया का फोन पहले आता था कीपैड वाला, आज डिजिटल फोन्स आते हैं, आज हमारे पास टच स्क्रीन फोन आते हैं, वो ऑब्सोलिसेंस है। The value at the end of the utility, the value of dismantled material, the value which can be obtained by any particular time, or the decrease in the value of property out of the style। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बुकिंग डायमेंशंस इन अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक। देखो एमबी में जब भी मेजरमेंट बुक में हमें कोई डायमेंशन निकालनी होती है तो हम किस रेशियो में मेजरमेंट एमबी की लिखते हैं, हम लोग लेंथ विड्थ और हाइट में लिखते हैं। ठीक है, लेंथ विड्थ और हाइट में लिखते हैं LBH। तो आप देख लो लेंथ विड्थ और हाइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अंडरस्टूड। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है ये देखिए। अब देखो यहाँ से सर्वे के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ, इन अ क्लोज ट्रैवर्स विद फाइव साइड्स, एरर फाउंड फ्रॉम दी वन फ्रॉम दी फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन इज। देखो लास्ट लाइन और फोर बियरिंग का जो डिफरेंस है वो एक डिग्री का है। ठीक है, यानी कि कितने मिनट हो गए, 60 मिनट्स के हो गए। ठीक है, 60 मिनट। देखो 5 लाइन के लिए एरर कितना है, 60 मिनट का है। ठीक है भाई, द करेक्शन अप्लाई टू द थर्ड लाइन विल बी। तो देखो भाई जो 5 लाइनों के लिए कितना है दोस्तों, 5 लाइन के लिए है 60 मिनट्स, 60 मिनट। तो एक लाइन के लिए कितना हो जाएगा, एक लाइन के लिए हो जाएगा 60 मिनट डिवाइड बाई 5। तो तीसरी जो लाइन है, थर्ड लाइन के लिए जो एरर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 60 मिनट बाई 5 इंटू 3, विल गेट दी आंसर। देखो भाई, तो यहाँ से 5/3 का मतलब ये क्या कितना आंसर हो जाएगा, देखिए भाई ये कितना आंसर हो जाएगा, दिस विल बी 0 डिग्री 36 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर। 0 डिग्री 36 मिनट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज ध्यान। Next, the magnetic bearing of a line AB is this. If the magnetic declination is 5 degree west, then the true bearing is, आपको पता है true bearing क्या होता है, true bearing is equals to होता है magnetic bearing प्लस माइनस डिक्लिनेशन। अब कौन सा डिक्लिनेशन है दोस्तों, वेस्टर्न डिक्लिनेशन है तो माइनस हो जाएगा, bearing is equals to magnetic bearing माइनस वेस्टर्न डिक्लिनेशन। अब मैग्नेटिक बियरिंग कितना है, साउथ से 25 डिग्री ईस्ट है, तो आप देखो भाई साउथ से 25 डिग्री ईस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ 25 डिग्री, ठीक है, ये ट्रू बियरिंग कितनी हो जाएगी, 180 में से माइनस कर दीजिए। तो 180 में से आपने जब 25 डिग्री माइनस किया तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये आपके पास आ जाएगा 155 डिग्री, 155 डिग्री ट्रू बियरिंग है, इसमें से 5 डिग्री डिक्लिनेशन माइनस कर दीजिए, 150 डिग्री ट्रू बियरिंग आ जाएगा। अब ट्रू बियरिंग अगर 150 डिग्री है, इसका मतलब इस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कहाँ से कहाँ, तो देखिए भाई साउथ से ईस्ट की तरफ, साउथ से 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो साउथ से 30 डिग्री ईस्ट आंसर, साउथ से 30 डिग्री ईस्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस अ सब्सिडरी स्टेशन। देखो ये सब्सिडरी स्टेशन बोल दीजिए या टाई स्टेशन बोल दीजिए, जब भी कभी हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी तो ट्रू स्टेशन से, ट्रू लाइन से एक्सेसिबल नहीं होती है तो हम सब्सिडरी स्टेशन ड्रॉ करते हैं। क्लियर है भाई, तो एक बार ऑप्शंस पढ़िए। देखिए आई होप ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में किया होगा।
देखिए क्या दिया हुआ है, स्टेशन वेयर ऑब्जर्वेशंस आर नॉट मेड बट एंगल्स आर यूज्ड इन द ट्रायंगुलेशन, गलत हो गया। कंट्रोल पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगुलेशन नेटवर्क, ये भी गलत हो गया। पॉइंट्स टू प्रोवाइड एडिशनल रेज टू इंटरसेक्ट पॉइंट्स क्लोज टू मेन स्टेशन टू अवॉइड इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, बिल्कुल सही बात है। दीज पॉइंट्स आर क्लोज टू दी मेन स्टेशन, है ना भाई, है ना, ताकि ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हो सके, दूर हो सके। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। In a plane table survey, the plotting of completely inaccessible point can be conveniently done. अब प्लेन टेबल सर्वे में हम साइड पे ही जाके मेजरमेंट लेते हैं, साइड पे ही हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं। तो आप एक बात बहुत सोच के बताइए कि अगर पॉइंट्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं तो कौन सा आप प्लेन टेबल मेथड करते हैं, मेथड ऑफ रिसेक्शन, रेडिएशन, ट्रैवर्सिंग, इंटरसेक्शन, तो कौन सा होता है दोस्तों, मेथड ऑफ इंटरसेक्शन होता है, आप ध्यान रखिएगा। कह रहे वाली बात। नेक्स्ट देखो भाई, सीरीज ऑफ क्लोज कॉन्टूर हैविंग हाई कॉन्टूर वैल्यू इनवर्ड। देखो जब भी कभी बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, अगर आरएल बढ़ रहा होता है तो ये हिल में होता है, हिल में भी बाहर से आप अंदर की तरफ जाओगे तो आप हाइट पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तो ये क्या बताएगा दोस्तों, हिल बताएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, हिल इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आज बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो हमने क्या देख लिया दोस्तों, सर्वे के क्वेश्चन देख लिए, एस्टिमेशन के देख लिए, स्टील के देख लिए। अब हम इन्वायरमेंट के 5 क्वेश्चन फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इरिगेशन के 5 क्वेश्चन। क्या दिया है, एज पर नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड द मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एम्बिएंट एयर इन ए रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर पानी इफेक्टेड है तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत होंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज कर देगा, मतलब ज़्यादा रेट से ऑक्सीजन डिकम्पोज होगी, मतलब अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, डिक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी जो होती है स्टैंडर्ड हम कब मेजर करते हैं, 5 डे बीओडी होती है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डे बीओडी है 20 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और सीवर लाइन 50 सेंटीमीटर डायमीटर का अगर सीवर लाइन है, मैक्सिमम स्पेसिंग जो मैनहोल्स की होनी चाहिए वो 100 मीटर पे होनी चाहिए। ठीक है, 100 मीटर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिपिकल रॉ सीवेज। देखो जो सीवेज होता है उसके अंदर क्या होता है, 99% लिक्विड होता है, मगर 0.1% 99.9% लिक्विड होता है और 0.1% दोस्तों सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉलिड्स की वजह से जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाती है वो वाटर के मुकाबले स्लाइटली ग्रेटर हो जाती है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मच नहीं होगा दोस्तों, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास अब आ जाते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों हमारे पास इरिगेशन के 5 क्वेश्चंस। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ द मेसनरी डैम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डैम एंड द सॉइल शुड बी एटलीस्ट। देखो जब भी कभी फ्रिक्शन में हम सेफ्टी चेक करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 होता है, हाँ कि ना भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1.5 टाइम्स। अब इक्वल नहीं होगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, 1.5 टाइम्स हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। Which of the following notches give the most accurate result while measuring very small discharge? जब भी कभी बहुत छोटा डिस्चार्ज होता है, ट्रायंगुलर डिस्चार्ज दोस्तों सबसे ज्यादा हमें एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो ट्रायंगुलर नॉच विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, मिनिमम एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ वियर एंड द कैनाल हेड। देखो वियर का और कैनाल हेड के बीच में जो एंगल होता है वो दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अ कैनाल कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द कॉन्टूर लाइन। कॉन्टूर लाइन के परपेंडिकुलर कौन सी हम बनाते हैं, देखो ये कौन सी होती है, इसे बोलते हैं साइड स्लोप कैनाल, इसे बोलते हैं दोस्तों साइड स्लोप कैनाल। आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा दोस्तों, साइड स्लोप कैनाल विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, मैसनरी डैम में फेल इन दी स्ट्रक्चरली ड्यू टू। एक डैम कब फेल हो सकता है दोस्तों, टेंशन में फेल हो सकता है, कंप्रेशन में फेल हो सकता है, स्लाइडिंग में भी फेल हो सकता है, हाँ कि ना भाई। तो टेंशन में ओवर टर्निंग मतलब मोमेंट एक्सीड कर जाए, रेजिस्टिंग मोमेंट कम है, ओवर टर्निंग मोमेंट ज्यादा है, ओवर टर्न कर जाए, क्रश कर जाए, कंप्रेसिव स्ट्रेस ज्यादा हो तो क्रश भी कर जाएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, ऑप्शन। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं वो बचते हैं दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने ये टेस्ट 1 का पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आई होप आपने ये टेस्ट देके कुछ नए इनसाइट सीखे होंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखा होगा। ऐसे ही दोस्तों टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। अब हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बाद मिलेंगे और उसमें मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशंस करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं अभिषेक सचान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर,
जहां पर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2024 फ्री टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मॉक टेस्ट 1 मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। सभी बच्चे इस मॉक टेस्ट को बहुत केयरफुली देखिएगा। यहां पर बेटा मैं आपको कंप्यूटर का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूं। आपके एग्जाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, हम उस मॉक टेस्ट को यहां पर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे और चीजों को ध्यान से समझेंगे भी, ठीक है। एक बार सब लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि इस मॉक टेस्ट को सॉल्व कराते वक्त हमने सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पर जोर नहीं दिया है, ठीक है। मतलब ये नहीं रहेगा कि सिर्फ क्वेश्चन हुए और क्वेश्चन के साथ साथ बस उसका आंसर आपके सामने मार्क कर दिया गया, ऐसा नहीं रहता। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ साथ और भी जो पॉसिबल ऑप्शंस बन सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करता हुआ यहां पर नजर आऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। लिखा है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस, है ना। कंप्यूटर में कौन सा हिस्सा है जो लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। एक यूनिट होती है सीपीयू और इस सीपीयू में दो चीजें मुख्यतः पाई जाती हैं, जिसमें एक आता है एएलयू और एक आता है सीयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और सीयू का फुल फॉर्म होता है सर हमारा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। जितने भी ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर में रीड इंस्ट्रक्शंस हो गया, ठीक है ना, इसके बाद राइट इंस्ट्रक्शंस हो गया, ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। एएलयू जो है बेटा ये क्या करता है, ये सभी प्रकार की गणितीय प्रक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इसके अलावा सभी प्रकार की लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है। सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशंस को मैनेज करने का काम करता है। लॉजिकल ऑपरेशंस में क्या आएगा, अरिथमेटिक में आपका आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। क्लियर। तो फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर जो आया वो आया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या आंसर आया प्यारे बच्चों, तो आंसर आ गया अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसके बाद एक टर्म यहां पर लिखा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है बेटा, मेमोरी यूनिट दो चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक होता है डेटा की प्रोसेसिंग, एक होता है प्यारे बच्चों डेटा प्रोसेसिंग और दूसरा होता है प्यारे बच्चों डेटा का स्टोरेज। एक होता है डेटा की प्रोसेसिंग, एक होता है डेटा का स्टोरेज। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, कंप्यूटर में रॉ डेटा एंटर करना। कंप्यूटर में रॉ डेटा एंटर करना, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता है, तो वो करता है प्राइमरी मेमोरी। डेटा की प्रोसेसिंग कौन करता है, प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम, कैश ये सब आती हैं। और स्टोरेज कौन करता है, तो आंसर आएगा सेकेंडरी मेमोरी।
जिसमें आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स ये सब आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। तो बताएं बेटा, मेन मेमोरी हम किसे कहते हैं? अभी बताया आपको? नहीं बताया क्या? अच्छा नहीं बताया, कोई बात नहीं। मेन मेमोरी बेटा हम प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है। ठीक है, और सुनो, रैम और रोम दोनों इसमें शामिल होते हैं। आंसर लग जाएगा प्राइमरी मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जानते हो किसे कहते हैं? पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स, और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, और सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सभी बेटा उदाहरण होते हैं किसके? तो आंसर आएगा फ्लैश मेमोरी के। आपको पता है, अगर हम प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एसएसडीज जो हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव से ज्यादा तेज काम करती हैं। एसएसडीज जो हैं वो हार्ड डिस्क से ज्यादा तेज काम करती हैं। डेटा स्टोरेज बराबर है। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है जानते हैं? वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? तो लिखेंगे बेटा, पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क वर्क्स एज अ extended RAM, works as a extended RAM in computer, है ना? पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क वर्क एज अ एक्सटेंडेड रैम इन कंप्यूटर। क्लियर? बाकी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज है। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम याद रख लोगे तो मजा आ जाएगी, जो कि है ऑक्सिलरी मेमोरी। ठीक है, रैम एंड रोम टुगेदर फॉर्म अ प्राइमरी मेमोरी। आपको पता है रैम में क्या रहता है? अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि रैम में क्या रहता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई, रैम एक टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम एक टेम्पररी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम एक टेम्पररी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें क्या रहता है? तो आंसर आएगा करंटली प्रोसेस डेटा। जिसमें क्या रहता है? तो आंसर आएगा बेटा वो डेटा जो मशीन में अभी रन हो रहा है, करंटली प्रोसेस डेटा। ठीक है, उसी जगह दूसरा उसमें होता है रोम। रोम में क्या रहता है? ठीक है, रोम क्या है? ये परमानेंट है। परमानेंट या कह लो नॉन वॉलेटाइल
मेमोरी, है ना। और इसके अंदर हमारा बेटा बायोस रहता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में बायोस रहता है, जिसे बेटा हम दूसरे शब्दों में फर्मवेयर कहते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग, प्लीज बताएंगे कौन सी डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तो सुनो, मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन कहलाता है। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। और ये काम इफेक्टिवली कौन करता है? तो आंसर आएगा मॉडेम करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? तो आंसर आएगा मॉडेम। मॉडेम किस लेयर में काम करता है आप जानते हैं? फिजिकल लेयर में। राउटर का काम क्या होता है? राउटिंग होता है। राउटिंग का अर्थ क्या होता है? तो आंसर आएगा शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन। आंसर आएगा शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्शन। ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। ये नेटवर्क लेयर में काम करता है। स्विच डेटा लिंक लेयर में काम करता है। और जो हब है ये फिजिकल लेयर में काम करता है। ठीक है ना। आपको सभी लेयर के काम पता चल गए, नाम पता चल गए। इनके नंबर भी जानना चाहो तो वो भी बता दे रहे हैं। फिजिकल लेयर 1 होता है, नेटवर्क लेयर 3 होता है, डेटा लिंक लेयर 2 होता है और फिजिकल नंबर 1 होता है। ठीक है। 7 लेयर होती हैं, आपको पता भी होगा, ऐसे लिखी जाती हैं APST NDP, है ना। APST ND और P, जिसमें A क्या होता है? तो आंसर आएगा एप्लीकेशन। P क्या होता है? तो आंसर आएगा प्रेजेंटेशन। S क्या होता है? तो आंसर आएगा सेशन। T क्या होता है? तो आंसर आएगा ट्रांसपोर्ट। N क्या होता है? तो आंसर आएगा नेटवर्क। D क्या होता है? तो आंसर आएगा डेटा लिंक। और P क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा बेटा फिजिकल। ठीक है। तो ये सातों लेयर के नाम मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं, आप प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर इज निबल, बिट, बाइट, वर्ड।
देखिए सर, मेमोरी यूनिट्स की बात करता हूं मैं आपके सामने, तो गौर से देखिएगा। सबसे छोटी यूनिट जो है वो बिट है। बिट से बड़ी यूनिट निबल है। निबल से बड़ी यूनिट बाइट है। बाइट से बड़ी यूनिट किलोबाइट है। किलोबाइट से बड़ी यूनिट मेगाबाइट है। फिर गीगाबाइट है। फिर टेराबाइट है। फिर पेटाबाइट है। फिर एक्साबाइट है। फिर जेटाबाइट है। लास्ट में योटाबाइट है। ब्रॉन्टोबाइट है। और सबसे लास्ट में जियोबाइट है। ठीक है। जो बिट है इसका फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहां पर ये जो जेड बी आप देख रहे हैं, ये जेटा बाइट है। ये जो वाई बी आप देख रहे हैं, ये योटा बाइट है। ये जो बी और बी आप देख रहे हैं, ये ब्रॉन्टो बाइट है। और लास्ट में जी और बी देख रहे हैं, ये जियो बाइट है। ठीक है। आपको पता है कि एक निबल जो है वो किसके बराबर होता है? वो 4 बिट के बराबर होता है। और एक बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। और इंफॉर्मेशन में ये एक कैरेक्टर के बराबर होता है। इंफॉर्मेशन में बेटा ये एक कैरेक्टर के बराबर होता है। आंसर बिट लगा लेंगे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन टास्क मैनेजर इन विंडोज? टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए 2 शॉर्टकट कीज बनाए गए हैं। अगर हम एक पुरानी शॉर्टकट की बात करें तो वो थी कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। इसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट या रीबूट भी कर लेते थे। और इस शॉर्टकट की के जन्मदाता का नाम है डेविड ब्रैडले। इस शॉर्टकट की के जन्मदाता का नाम है डेविड ब्रैडले। क्लियर? दूसरी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। विंडोज टास्क मैनेजर। तो क्या टिक लगा दें बेटा हम यहां पर? क्या टिक लगा दें यहां पर? तो यार दोनों ही ऑप्शन में, लेकिन आप इसको ही लगा दो, क्या बोलूं मैं, है ना? है सही, दोनों है करेक्ट, परफेक्टली दोनों है। दोनों ऑप्शन में नहीं होने चाहिए नियमानुसार। क्लोज एनी एप्लीकेशन, क्लोज एनी एप्लीकेशन। और अगर कुछ भी नहीं खुला हुआ है तो शट डाउन भी इससे किया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं खुला है तो बेटा इससे आप शट डाउन भी कर सकते हैं। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई है? और ये क्लास शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। इससे आप शो ऑब्लिक हाइड रिबन
in MS Office? अगला क्वेश्चन, which of the following is not an operating system? ये एक लाइसेंस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे हम दूसरे शब्दों में क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम having features of GUI. First operating system having features of GUI. Oracle की बात करें तो ये बेटा डेटाबेस है। ये भी एक लाइसेंस वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिलहाल आंसर आप ऑरेकल लगा लीजिए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस इन अ कंप्यूटर? बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बायोस इन अ कंप्यूटर? बायोस क्या है, पहली बात तो ये बात करते हैं। बायोस बेटा एक फर्मवेयर है। कंटेन्स essential information of all components। हमारे कंप्यूटर में जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनकी इसेंशियल इंफॉर्मेशन रखता है। तीसरा, इसमें बूट स्ट्रैप लोडर है। तीसरा इसमें बूट स्ट्रैप लोडर है। क्या है प्यारे बच्चों? जो बूटिंग को इनिशिएट करता है। चौथा, यहां पर एक और चीज है जिसे हम पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो सभी हार्डवेयर्स को चेक करता है। ठीक है, टू स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर? क्या आगे बढ़ा जाए?
विच नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस सेंट्रल हब। सुनिए, बस का क्या क्वेश्चन आएगा, बस का क्वेश्चन आएगा कि बैक बोन केबल कहां यूज होती है। ठीक है, लीस्ट केबल रिक्वायरमेंट, लीस्ट केबल रिक्वायरमेंट, easy to implement, economic, economic topology। मैश की बात करो बेटा, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली, robust and best topology। complex, costly, robust and best topology। स्टार की बात करो, uses central hub, स्पाइडर नेटवर्क। रिंग की बात करो, टोकन, रिपीटर्स, ये सभी रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, आंसर लगाएंगे स्टार टोपोलॉजी। आंसर क्या लग जाएगा बेटा, स्टार टोपोलॉजी। अब सबके फिगर बनाते हैं। ये आपका बस टोपोलॉजी का फिगर है। ठीक है, ये रिंग टोपोलॉजी का फिगर है। ये स्टार टोपोलॉजी का फिगर है। ये स्टार टोपोलॉजी का फिगर है। ये मैश टोपोलॉजी का फिगर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेंट्रल हब आपको सिर्फ यही नजर आ रहा है। विच कमांड इज यूज टू चेक आईपी कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज, बताएंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, चेक कनेक्टिविटी।
इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा चेक कनेक्टिविटी बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। चेक कनेक्टिविटी बिटवीन योर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है। आईपी कॉन्फ़िग यूज्ड टू डिस्प्ले IP configuration of your system, used to display IP configuration of your computer। ठीक है। ये है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट shows the path taken by packet to reach डेस्टिनेशन। और लास्ट है नेट स्टैट। ठीक है ना। डिस्प्लेस एक्टिव कनेक्शंस एंड पोर्ट्स। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आप IP कॉन्फ़िग लगा लें। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर, बताएंगे। विच मेमोरी इज वॉलेटाइल इन नेचर? रोम, रैम, फ्लैश एंड हार्ड ड्राइव। कौन सी मेमोरी है बेटा जो वॉलेटाइल इन नेचर है? तो अजीब बताया मैंने आपको, है ना। वॉलेटाइल इन नेचर कौन सी मेमोरी है? पहला लिखा जाएगा वॉलेटाइल इन नेचर। दूसरा लिख सकते हो आप यहां पर टेम्पररी मेमोरी। तीसरा आप लिख सकते हो रीड एंड राइट मेमोरी। चौथा लिख सकते हो वेटिंग स्टेशन। तो ये सारे शब्द जो हैं एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं और वो है रैम। ये सारे शब्द जो हैं बेटा ये एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और वो क्या है? रैम। ठीक है, आगे चलेंगे। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग, बताएंगे बेटा। देखिए पहली बात तो ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं आपको इनके पोर्ट नंबर याद रखने हैं। इसका पोर्ट नंबर 80 है, का 443 है, का 20 और 21 हो सकता है और इसका 25 है। ठीक है, लास्ट वाले का 25 है। दूसरी बात,
all belongs to application layer। ठीक है, सभी के फुल फॉर्म क्या हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड लास्ट सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो टर्म आप में आखिरी में लिखा देख रहे हो सिक्योर, इसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक SSL और एक TLS। SSL बोले तो सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS बोले तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आंसर लगा देंगे HTTPS। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रीनेम अ फाइल इन विंडोज? रीनेम की शॉर्टकट की बतानी है, तो बेटा रीनेम की शॉर्टकट की F2 होती है। रीनेम की शॉर्टकट की जो है वो F2 होती है। F5 जो है ये रिफ्रेश की, Ctrl+R राइट इंडेंट की। ठीक है, अगला, द टर्म URL स्टैंड्स फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, URL को IP एड्रेस में कौन URL को IP एड्रेस में कौन ट्रांसलेट करता है? आंसर आएगा URL को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है बेटा DNS। DNS बोले तो डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL होता क्या है? यूनिक एड्रेस ऑफ एनी वेब पेज। इसका एक फुल फॉर्म यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी होता है। इसे हम URI भी कहते हैं, जो कि है यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनपुट डिवाइस, प्लीज बताएंगे। निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है बेटा। प्रिंटर जो है ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। अच्छा सुनिए, आप लोगों ने दो शब्द सुने होंगे, एक सॉफ्ट कॉपी और एक शब्द सुना होगा आपने हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी को अगर आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप प्रिंटर यूज करोगे, और यदि आप हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो इसके लिए आप स्कैनर यूज करोगे। इसके लिए आप स्कैनर यूज करोगे। ठीक है, माउस के इन्वेंटर कौन है? कीबोर्ड के इन्वेंटर कौन है? स्कैनर क्या करता है पता है आपको? स्कैन करके इमेज प्रोड्यूस करता है। इमेज प्रोड्यूस करता है जिसका एक्सटेंशन .jpg होता है। जिसका एक्सटेंशन प्यारे बच्चों .jpg होता है। ठीक है, इन MS वर्ड शॉर्टकट की टू जस्टिफाई टेक्स्ट। जस्टिफाई का मतलब जानते हो? when text is aligned from both side, इट्स अ जस्टिफाइड। ठीक है, तो कंट्रोल L जो है ये लेफ्ट अलाइन के लिए, कंट्रोल J जो है कंट्रोल E जो है सेंटर, और कंट्रोल R जो है ये राइट अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, अच्छा एक और बात सुन लो बस लास्ट। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं, आपने केवल 15 क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, आपको हर स्लाइड पर बहुत सारी बातें और भी बताई गई हैं, सिखाई गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और इस सेशन से चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
मिलते हैं किसी और टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। राम राम ही सभी को, क्या हाल है आप सबके? सबको राम राम, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करते हैं कि सबके सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम लोग जो अपना यूपी जीके का एक जो सेट है उसे करते हैं बढ़िया तरीके से, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। सच बता रहा हूं, मैं प्रश्नों को देख के बहुत खुश हुआ, ईमानदारी से आप लोग भी बहुत खुश होंगे। आइए देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ो। क्या कह रहा है सर? ये प्रश्न ये कह रहा है मित्रों, प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य किन जिलों से मिलते हैं? अगर मैं बात करूंगा सर मानव के द्वारा मेरे दोस्त, सबसे पहले मानव द्वारा सबसे पहले अपनाई गई धातु कौन सी थी? तो बोलेंगे सर वो थी कौन सी? तांबा। कौन सी थी सर? तांबा थी। और इसके एविडेंस अगर मैं बात करूंगा, इसके एविडेंस पर चलता हूं, तो याद रखना, क्या प्रयागराज और वाराणसी मिलते हैं, आगरा मथुरा में मिलते हैं, या मेरठ और सहारनपुर में मिलते हैं? आप सबको पता होगा कि सहारनपुर में 2 शहर प्राप्त हुए, एक का नाम था सर हुलास, और एक का नाम था बड़ा गांव। एक का नाम क्या था? एक का नाम था सर बड़ा गांव। यहां से मेरे दोस्त प्राप्त होते हैं। जबकि मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? मेरठ में एक जगह है जिसका नाम है सर क्या? कुरुक्षेत्र। यहां से मेरे दोस्त प्राप्त होते हैं, इस बात को समझना। तो हुलास जो कि है बड़ा गांव, याद रखना। अगर मैं सहारनपुर की बात करता हूं, इस जिले की बात करूंगा, सहारनपुर की बात करता हूं, तो ध्यान से सुनना सर। सहारनपुर की जब मैं बात करूंगा तो शाकुंभरी देवी का जो मंदिर का मेला है, जो शाकुंभरी देवी का मंदिर है, शाकुंभरी देवी का मंदिर, वो पूछा जाएगा। वो भी कहां पर है सर? शाकुंभरी देवी का मंदिर भी यहीं पर है। अगर मैं बात करता हूं सहारनपुर, स्पेशली जो संतरा का पूछा जाता है, संतरा का अच्छा सा उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन सहारनपुर करता है। सहारनपुर की बात करते हैं तो इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। हरियाणा से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, और हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है कौन सा? सहारनपुर। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछा जाएगा तो कौन सा है सर? वो भी है मेरे दोस्त कौन? सहारनपुर। अगर मैं मेरठ की बात करता हूं तो ये स्पेशली खेल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा जिला सर? मेरठ। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, देखें क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है सर? अगर मैं कुषाण काल में जैन धर्म का समृद्ध केंद्र कौन सा था? अगर मैं बात कर लेता हूं कुषाण काल में जैन धर्म का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, सबसे जो समृद्ध था पूरी तरीके से, तो आप सब लोग मुझे बताएंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। तो कुषाण की अगर मैं बात करता हूं तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो गुरु वो था मेरे दोस्त कौन? कुजुल कड़फिसस। कौन था? कुजुल कड़फिसस था, है ना? कुजुल कड़फिसस था। और अगर मैं बात करूंगा, इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी, इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी, वो राजधानी थी इसकी क्या? पेशावर। क्या राजधानी थी? पेशावर इसकी राजधानी थी। पेशावर जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगर मैं बात करूंगा सर, है इसने अपनी राजधानी बनाई थी कहां पर सर? पेशावर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। और अगर मैं बात करूंगा गुरु कि सर बाद में इसकी पूछा जाता है कुषाणों की दूसरी राजधानी है। एक प्रश्न आता है सर, कुषाणों की जो सेकंड राजधानी थी, कुषाणों की जो सेकंड राजधानी थी, पूछा जाएगा वो कहां थी सर? वो थी मथुरा। और अगर मैं बात करूंगा कुषाण वंश का जो सबसे महान शासक माना जाता है, उसका नाम है कनिष्क। क्या नाम है? कनिष्क। लेकिन कनिष्क जो अनुयायी था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क कौन से धर्म का अनुयायी था सर? बोलेंगे तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और याद रखना मेरे दोस्त, कनिष्क की एक और बात बताता हूं, इसी के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगर मैं बात करूंगा कुषाण वंश के बारे में, तो सर इसका सबसे महान शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। सबसे महान शासक। ओके भैया। अगर मैं बात करूं, देखो ये बोर्ड कुछ हिंग हो रहा है, इसके चक्कर में मैं चीजें लिख नहीं पा रहा हूं ज्यादा, ठीक है ना?
याद रखना, सबसे महान शासक बात करूंगा, है ना, तो सबसे महान शासक कौन था मित्र? वो था सर कनिष्क। कौन था? कनिष्क। लेकिन कनिष्क कौन से धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क था मेरे दोस्त कौन से? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसी के द्वारा मेरे दोस्त शक संवत चलाया गया, है ना। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, याद रखना इस बात को। तो याद रखना, कुषाणों की पहली राजधानी कहाँ थी? पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। दूसरी राजधानी कौन सी थी? मथुरा। और मथुरा को स्पेशली इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, याद रखना मेरे दोस्त, वो मूर्ति के निर्माण के लिए इनके द्वारा विकसित किया गया था। याद रखना मेरे दोस्त, मूर्ति के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था मथुरा। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्ति के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वो क्या है? मथुरा। और याद रखना, अगर मैं महाजनपद काल की बात करता हूं, तो सूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी में क्या थी सर? उसकी राजधानी भी थी मथुरा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। अब बोलेंगे भैया ये सारी बातें आप लिख क्यों नहीं रहे? लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे दोस्त बोर्ड कुछ हिंग हो रहा है, इसलिए। अब मैं अगर बात कर लेता हूं जौनपुर की, अगर मैं बात करता हूं, जौनपुर की स्थापना किसकी समृद्धि में की गई थी? अगर मैं बात करूंगा किसके द्वारा की गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने ही कराई थी, इसके द्वारा की गई थी। लेकिन मैं प्रश्न ये नहीं पूछा जा रहा है, प्रश्न में इस बात को लेकर बिल्कुल गलती ना करना कि सर प्रश्न ये पूछा जा रहा है किसकी समृद्धि में की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों सर? अगर मैं बात करता हूं, ये जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने अपने बड़े भाई, याद रखना, इसी मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसी फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जब फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया, तो इसने कई सारे नगर बसाए, है ना, कई सारे नगर बसाए। जैसे अगर मैं बात करूंगा, फिरोजाबाद बसाया, फिरोजाबाद बसाया, है ना, है। इसके द्वारा फिरोज शाह फैजाबाद बसाया गया था, फैजाबाद बसाया गया था। इसके द्वारा सर हिसार बसाया गया था, हिसार बसाया गया था। इसके द्वारा मेरे दोस्त कौन सा? जौनपुर बसाया गया था, जौनपुर बसाया गया था, जौनपुर बसाया गया था। इसके द्वारा फिरोज शाह कोटला बसाया गया था, फिरोज शाह कोटला बसाया गया था। ओके, फिरोज शाह कोटला बसाया गया था। ये इसके द्वारा मेरे दोस्त कुछ नगर बसाए गए थे, याद रखना। लेकिन किसकी समृद्धि में? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, अगर इतिहास अगर पढ़े हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का वो सुल्तान रहा है जो कभी अपनी योजनाओं में सफल नहीं हो पाया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। पूछा जाता है ब्राह्मणों से जजिया कर किसने वसूला था, तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला मेरे दोस्त कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करूं, इसी को पढ़ा लिखा सुल्तान कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही आया था कौन सर? तो याद रखना, मोरक्को का वो यात्री जिसका नाम था क्या? इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। तुगलक वंश की बात करता हूं, तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक जो शासन करने वाला वंश था, वो कौन सा था सर? उसका नाम था तुगलक वंश। यस या नो? चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, देखें क्या कह रहा है, बढ़िया सा प्रश्न है, देखें। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है? देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अच्छा, देवबंद की अगर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान से सुनना है। देवबंद की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखो देवबंद अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर समझना सर, जो देवबंद है वो इस्लामी मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मेरे दोस्त जल्दी से बताओ, देवबंद कहां पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में पड़ता है, सहारनपुर में पड़ता है। कौन सा? देवबंद, है ना, सहारनपुर में पड़ता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्लाम की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैं अगर एक पीछे वाले प्रश्न पर चलूं, जो जौनपुर है, जौनपुर जो है ये भी सर इस्लामिक शिक्षा का केंद्र रहा है। जौनपुर भी इस्लामिक शिक्षा का केंद्र रहा है, और इसीलिए जौनपुर को ही बोला जाता था क्या? सिराज ए हिंद। क्या बोलते थे जौनपुर को? जौनपुर को बोलते थे सिराज ए हिंद। ओके, जौनपुर को ही कहा जाता था सर क्या? सिराज ए हिंद कहते थे। ठीक है, इसी को। और अगर मैं बात करूंगा, ये किसके किनारे? गोमती नदी के किनारे था जौनपुर। वैसे ही इस्लामिक शिक्षा का जो दूसरा केंद्र था भारत में, इस्लामिक शिक्षा का दूसरा केंद्र जो था उसका नाम था क्या?
देवबंद मैंने बताया सहारनपुर में है। और अगर मैं बात करूंगा सहारनपुर में मेरे दोस्त जो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, एक जिला एक उत्पाद जो योजना 2018 में शुरू की गई थी, उसके तहत सहारनपुर को मेरे दोस्त किसके लिए, लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। कागज उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, सहारनपुर प्रसिद्ध है, याद रखना। ओके, अगर मैं बात करता हूं इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी सर, मोहम्मद कासिम नैतवी और राशिद अहमद गंगागी के द्वारा की गई थी, याद रखना। वी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर का आंसर है। ओके, चले आगे के प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। तो इस्लामिक शिक्षा के 2 केंद्र रहे हैं, सहारनपुर में देवबंद रहा है, और अगर मैं बात करूंगा जौनपुर है, जौनपुर रहा है। 2 इस्लामिक शिक्षा के बड़े केंद्र रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, देखें क्या पूछा जा रहा है। अच्छा सा प्रश्न कि कानपुर षड्यंत्र मामला, जो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किन आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध चलाया गया था, जल्दी बताओ। अगर मैं बात करता हूं कानपुर जो षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा हुआ था, वो किन नेताओं के विरुद्ध हुआ था, जल्दी से बताओ। खिलाफत आंदोलन कब चला था, 1919 में चला था, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब से कब चला, 1920 में शुरू हुआ, और जब गांधी जी के सामने एक चोरा चोरी नाम की घटना हो गई थी उसके बाद बंद हो गया था। इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा, साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध। साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध चला था, याद रखना। क्योंकि एक सर कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था सर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगर मैं इसकी बात करता हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लेता हूं, तो ये जो पार्टी थी वो एक साम्यवादी पार्टी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी पार्टी थी। और अगर मैं बात कर लेता हूं इसी के नेताओं के विरुद्ध, अगर मैं बात करता हूं इसकी स्थापना पर जाऊंगा, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, सत्य भगत के द्वारा की गई थी। ओके, किसके द्वारा की गई थी, सत्य भगत के द्वारा की गई थी। इन्हीं के नेता थे, जैसे अगर मैं बात करता हूं कौन, शौकती उस्मान, नलिनी गुप्ता, है ना, है 4 नेताओं के विरुद्ध मेरे दोस्त 4-4 साल की सजा हुई थी, याद रखना। इन्हीं के नेताओं के विरुद्ध मेरे दोस्त 4-4 साल की सजा हुई थी, जैसे नलिनी गुप्ता थे, शौकती उस्मान वगैरह हुआ करते थे, याद रखना। अगर मैं बात कर लेता हूं साम्यवादी जो विचारधारा का जनक माना जाता है भारत में साम्यवादी विचारधारा का जनक माना जाता है किसे, एम.एन. रॉय को, है। लेकिन एम.एन. रॉय ने मेरे दोस्त इस समय जब ये षड्यंत्र हुआ था उस समय ये भारत में नहीं थे। आगे के प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न, चले अगले प्रश्न को देखिए क्या पूछा जा रहा है। सर निम्नलिखित में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, क्या पूछा जा रहा है सर, इनमें से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है। अगर मैं बात करता हूं, देखो एक एक नृत्य पे चर्चा करते हैं। छोलिया नृत्य सर राजपूत समुदाय के द्वारा होता है, लेकिन ये पूर्वांचल में होता है। कहाँ होता है सर, पूर्वांचल में होता है। और इसमें क्या होते हैं, जो राजपूत समुदाय के लोग शादी के समय हाथ में तलवार लेकर ये वाला डांस करते हैं। राजपूत समुदाय के लोग हाथ में तलवार लेकर ये वाला डांस करते हैं, इस बात को समझना। अगर मैं बात करता हूं नटवरी नृत्य की बात करेंगे, तो ये अहीर समुदाय के द्वारा होता है, अहीर समुदाय के लोग करते हैं। ये भी पूर्वांचल में ही किया जाता है, ये भी कहाँ किया जाता है, ये भी पूर्वांचल में किया जाता है। चरकुला नृत्य इस बात का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे दोस्त क्या होता है, ब्रज क्षेत्र का है, चरकुला है, झूला नृत्य है, मयूर नृत्य है, घड़ा नृत्य है, ये सब के सब नृत्य हैं। जोगनी नृत्य की अगर मैं बात करूंगा मेरे दोस्त, जोगनी नृत्य मेरे दोस्त अवध क्षेत्र का हो जाएगा, जो पुरुषों के द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है। तो चरकुला हो गया। और ये मेरे दोस्त सिर पर 108 दीपक रखकर किया जाता है, सिर पर 108 दीपक रखकर किया जाता है, याद रखना। कौन सा, चरकुला नृत्य ज्यादातर राधा अष्टमी के समय किया जाता है। अगले प्रश्न पर आता हूं, क्या पूछा जा रहा है सर, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखें कि रूहेलखंड का मिनी कुंभ कहा कहलाने वाला मेला कौन सा है। सर रूहेलखंड का मेरे दोस्त क्या पूछा जा रहा है, रूहेलखंड का जो मिनी कुंभ है कहलाने वाला कौन सा मेला है, कहाँ लगता है। क्या काकोरा मेला बदायूं में, वटेश्वर मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, सैयद सलाल मेला बहराइच में, इनमें से कोई नहीं। तो सर इस बात का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है सर, वो हो जाएगा काकोरा मेला बदायूं। और ये सर कब लगता है, ये लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को। ये कब लगता है सर, ये लगता है कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है, इस बात को समझना। ओके भैया, ये कब लगता है, ये कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है, इस बात को समझ लेना, है ना। चलें आगे के प्रश्न पर। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को देख के
है ना। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखकर आ जाए अगले प्रश्न पर क्या पूछा जा रहा है। सर उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की मतलब क्या है सर? इस प्रश्न का उत्तर मतलब उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार की स्थापना कब और कहां हुई थी? अगर मैं इस प्रश्न की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में राज्य की अभिलेखागार की स्थापना कब और कहां हुई थी, तो ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। जो उत्तर प्रदेश में राज्य की अभिलेखागार की स्थापना हुई थी गुरु वो 1949 में की गई थी, लेकिन की गई थी कहां पर? ये की गई थी सर कहां पर? प्रयागराज में। कहां की गई थी? तो 1949 में प्रयागराज में की गई थी। लेकिन वर्तमान में पूछा जाएगा वर्तमान में कहां पर है, तो वर्तमान में है 1973 से इसे ट्रांसफर कर दिया गया कहां पर? तो याद रखना लखनऊ में कर दिया गया। कहां पर कर दिया गया? लखनऊ में कर दिया गया। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि सर जो राजकीय अभिलेखागार के जो क्षेत्रीय कार्यालय है, याद रखना राजकीय अभिलेखागार के जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहां कहां है? अगर मैं क्षेत्रीय कार्यालय पे जाऊं, किस पर जाऊं? क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? तो याद रखना अगर मुझसे इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूछे जाएंगे तो कहां पर है? तो याद रखना ये तो वाराणसी में है, वाराणसी में है। और कहां पर है? वाराणसी के अलावा झांसी में है, झांसी में है। और कहां पर है? और आगरा में है। और कहां पर है? आगरा के बाद कहां पर है? प्रयागराज में। ओके, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, याद रखना इस बात को। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं, है ना। थोड़े से मेरे दोस्त क्या पूछा जा रहा है? कोयल इतिहास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो कोयल इतिहास के बारे में सर कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर मैं बात करता हूं कि कोयल अलीगढ़ जिले में स्थित नहीं था, बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात है। मतलब ये था, ये जो कोयल था ना, ये जो कोयल था वो अलीगढ़ जिले में था नहीं, मतलब ये था। ये प्रश्न ऑप्शन सही है? मतलब ये कह रहा है कोयल अलीगढ़ जिले में था, ये बात सच है। लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं था, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। क्या पूछा जा रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में कोयल पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल सही बात है, यही बात है। सर सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोयल का शासक तुर्क था, जिसे बहलोल लोदी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये बात गलत है। ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। ओके, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का। कोयल जो कि अलीगढ़ वाला क्षेत्र था, जब मोहम्मद गोरी भारत में आया तो मोहम्मद गोरी का एक जो गुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसी के द्वारा मेरे दोस्त जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसी ने 1192 में जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था, कौन सा से? जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया, उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ के एक क्षेत्र पर अपना अधिकार किया, जिसे बोला जाता है कोयल। कोयल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है, और अलीगढ़ आप सबको पता होगा मेरे दोस्त किसके लिए? ताले उद्योग के लिए फेमस है। ये वही अलीगढ़ है जहां पर मेरे दोस्त 1920 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा सर सैयद अहमद खां के द्वारा मेरे दोस्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलें आगे के प्रश्न पर। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। सर मेरे दोस्त ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो जल्दी से बताओ क्या पूछा जा रहा है। सर उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किस बेस पर पूछ लिया? क्षेत्रफल के बारे में पूछा है ना, तो गलत बात है सर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है सर? राजस्थान है। उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है? उत्तर प्रदेश मेरे दोस्त भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का नंबर कौन सा है सर? याद रखना मेरे दोस्त, भौगोलिक की बात पूछी जा रही है तो कौन से नंबर पर? चौथे नंबर पर है ना। तो ये बात तो गलत हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर की बात है ना। उत्तर प्रदेश की सीमाएं आप सबको पता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण चारों दिशाओं में लगती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है और 1 देश से लगती है ना। चलेंगे है। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है, उत्तर प्रदेश की जलवायु कहीं ना कहीं मेरे दोस्त कैसी है? वो है उष्ण मानसूनी जलवायु है उत्तर प्रदेश की भी, है ना। ये भी बात गलत हो जाएगी, ये भी बात गलत हो जाएगी। आगे के प्रश्न पर चलेंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखते चलो, बढ़िया बढ़िया। क्या पूछा जा रहा है सर? ओबरा जल विद्युत केंद्र आप सबको पता होगा। ओबरा जल विद्युत केंद्र अगर मैं बात कर लेता हूं, ये कहां पर है सर? ये है सोनभद्र में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा सर? ये है सोनभद्र में। ये सोनभद्र में है, आप सबको पता होगा। सोनभद्र में एक नदी कौन सी बहती है? क्या यमुना सोनभद्र में बहती है? नहीं बहती। नर्मदा बहती है? नहीं बहती। कौन सी बहती है? रेहंद बहती है ना। गंगा भी नहीं बहती। ओके, रेहंद हो जाएगा। अच्छा, रेहंद किसकी सहायक नदी है? जल्दी बताना। अच्छा, रेहंद किसकी सहायक नदी है? तो रेहंद सोन की एक सहायक नदी है। जब ये सोन में जाके मिलती है
कहां पर? सोनभद्र में जाकर। तो यहीं पर एक झील है जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, और गोविंद बल्लभ पंत सागर एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक मानी जाती है। ओके, आगे के प्रश्न पर आते हैं। बढ़िया सा प्रश्न देखो, जल्दी से लगाएंगे। क्या पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लवड़ी एवं क्षारी मृदाएं मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि सर लवड़ी पूछा जा रहा है, लवड़ी और क्षारी। क्षारी जो मृदा होती है, लवड़ी और क्षारी कहीं ना कहीं, क्षारी मतलब थोड़ी सी डेजर्ट मृदा, थोड़ी सी मरुस्थली मृदा। अब मरुस्थल वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मरुस्थली वाला क्षेत्र जो मेरे दोस्त राजस्थान के आसपास लग रहा होगा। क्या मेरे दोस्त बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र? गलत बात है। विंध्याचल वाला क्षेत्र नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, है ना, खासकर जो आपका आगरा मथुरा वाला क्षेत्र होता है, यहां पर लगती है। याद रखना इस बात का। ओके, चलें भैया, कहां पर लगती है सर? बोलेंगे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर। अच्छा, अगर मैं बात करूंगा जो राजस्थान से सीमा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के दो ही जिले हैं, कौन सा? आगरा और मथुरा, है ना। और मथुरा में ही उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है। और आप सबको पता है कि सर मरुस्थली मृदा को ही हम लोग बोलते हैं क्या? क्षारी मृदा, जहां पर कैल्शियम की परत पाई जाती है। अगर मिट्टी में क्षारीयता है तो उसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाई जाती है। मिट्टी अगर अम्लीय है तो उसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए चूना मिलाया जाता है। अगले प्रश्न पर आएंगे, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखते चलो जल्दी से। क्या पूछा जा रहा है सर? उत्तर प्रदेश वन नीति 1988 के अंतर्गत राज्य के कितने परसेंट वन? अगर मैं बात करता हूं वन नीति के बारे में, तो वन नीति पहली बार आई थी कब मेरे दोस्त? 1894 में। दूसरी वन नीति कब आई थी? 1952 में। और तीसरी और अंतिम वन नीति है, इसके बाद मेरे दोस्त कोई फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं आई है। यही है सर तीसरी और अंतिम वन नीति। तीसरी और अंतिम वन नीति है। इसी वन नीति में मेरे दोस्त कहा गया है कि सर कितनी है भारत उत्तर प्रदेश में? अच्छा, इस वन नीति में कहा गया कि सर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें 25% तक वन होने चाहिए, उनमें 25% तक वन होने चाहिए। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें 66% तक वन होने चाहिए। और जो अगर मैं बात करूंगा पूरे भारत में कितने परसेंट वन होने चाहिए? पूरे भारत में। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था कि सर पर्वतीय क्षेत्र में कितने परसेंट वन हो? तो पर्वतीय क्षेत्र में नहीं तो लैंडस्लाइड होने लगता है, लैंडस्लाइड होता है। पर्वतीय क्षेत्र में 66% हो, और मैदानी क्षेत्र में कितने हो? मैदानी क्षेत्र में दोस्त वन कितने होने चाहिए? आप सबको याद रखना कितने? 25% होने चाहिए, कम से कम 25%। अगर मैं बात कर लेता हूं जो अंतिम हमारे पास जो वन रिपोर्ट आई है, वन रिपोर्ट आप सबको पता होगा वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। कौन जारी करता है? वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है। ओके, और अगर मैं बात कर लेता हूं 2023 की रिपोर्ट के आधार पर, 2023 की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर, अगर मैं बात करूंगा भारत में कितने परसेंट वन थे, तो भारत में वन थे कितने मेरे दोस्त? 25.17% वन थे, याद रखना। ओके, 25.17% वन थे, ठीक है ना। बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, है ना। चलो फिलहाल हमें अपने क्वेश्चनों को अभी पूरा करना है। पहला अगला प्रश्न देखो, क्या पूछा जा रहा है कि मिर्जापुर के चुनार, कजराहट तथा सोनभद्र के जिले से चूना। अब चूना से क्या बनता है? चूना से बनता है मेरे दोस्त क्या? सीमेंट। चूना से क्या बनेगा? चूना से क्या मेरे दोस्त? इस्पात बनेगा, कागज बनेगा, फर्टिलाइजर बनेगा। क्या बनेगा सर? चूना से तो सीमेंट बनेगा, है ना। चूना से क्या बनेगा सर? चूना से तो सीमेंट बनता है ना। आगे के प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर देखो, अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? अगर मैं बात कर लेता हूं उत्तर प्रदेश जो विधान परिषद है ना, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्य कितने हैं? तो वो हैं सर, टोटल सदस्य कितने हैं? 100। अगर मैं बात करूंगा इनका जो चुनाव होता है ना, 1/3 सदस्य तो चुने जाते हैं किसके द्वारा? एमएलए लोग चुनते हैं। 1/3 को कौन चुनते हैं सर? एमएलए चुनते हैं, विधानसभा के सदस्य। 1/3 को चुनते हैं कौन? स्थानीय सरकार के सदस्य चुनते हैं। अगर मैं बात कर लूंगा 1/6 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। 1/6 क्या होते हैं सर? 1/6 होते हैं नॉमिनेटेड, वो भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और 1/12 किसके द्वारा चुने जाते हैं सर? वो टीचर्स के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 को कौन चुनते हैं? ऐसे व्यक्ति चुनते हैं ग्रेजुएशन वाले, जिनकी ग्रेजुएशन को कितने साल हो गए हो? जिनकी ग्रेजुएशन को हो गए हो कितने साल? बोलेंगे भैया इनकी ग्रेजुएशन को अगर मैं बात करूंगा पूरे के पूरे कितने? 3 साल हो गए होते हैं। लासापा ले लेंगे कितना? 12 कितना हो जाएगा? 4 कितना हो जाएगा? 4 कितना आ जाएगा? 2 कितना आ जाएगा? 1 कितना आ जाएगा? 1। कैलकुलेशन करो कितना? 12/12। यार ये मत सोचना कि भैया मैथ लगवा रहे हो मेरे भाई, ये एक ऑफिशियल डाटा है, नहीं तो गलत कर दोगे, नहीं तो गलत कर दोगे, है ना। तो कितना हो जाएगा सर? 12/12 हो जाएगा। अच्छा, इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। क्या हो जाएगा सर? 1/3 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1/3 को एमएलए ने चुन लिया, 1/3 को नगर पालिका पंचायतों के सदस्य चुन लेंगे, 1/6 राज्यपाल मनोनीत कर लेगा, 1/12 टीचर हो जाएंगे, 1/12
स्टूडेंट हो जाएंगे जिनकी ग्रेजुएशन को कितने, याद रखना, जिनकी ग्रेजुएशन को 3 साल पूरे हुए इतना। विधान परिषद की चर्चा मेरे दोस्त संविधान के किस आर्टिकल में की जाती है? इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 171 में है। और आप सब लोग मुझे बताएंगे कि सर भैया कि जो विधान परिषद है वो उत्तर प्रदेश, सॉरी भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में है। आ जाओ इस बात का राइट आंसर लगाओ। कुछ मेरे दोस्त जिले हैं और कुछ जिलों का मुख्यालय है। अगर मैं बात करता हूं, देखो अंबेडकर नगर का जिला जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अकबरपुर है। ज्योतिबा फुले नगर का अमरोहा है। संत कबीर नगर कौन सा हो जाएगा? खलीलाबाद हो जाएगा। संभल का कौन सा हो जाएगा? बहजोई हो जाएगा। तो ए का 1 लगा दिया, बी का बस सब कुछ सामने लगा हुआ है, सब कुछ सामने लगा हुआ है। ओके, सब कुछ तो ए बी सी डी यही हो जाएगा ना। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ भैया अगले प्रश्न पर चले। क्या हो जाएगा सर? अगले प्रश्न पर चलते हैं। बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का नगर निगम? उत्तर प्रदेश में सर अगर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर सुन लो बस डाटा। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में अगर मुझसे नगर निगम पूछे जाएंगे तो नगर निगम कितने हैं? 17 नगर निगम में है ना। नगर निगम कितने उत्तर प्रदेश में? 17 हैं। अगर मैं बात करूंगा जिले अभी कितने हैं? जिले कितने हैं? तो जिले हैं सर 75। 76वां बनने जा रहा है कल्याण सिंह के नाम पर। 76वां किसके नाम पर बनने जा रहा है? कल्याण सिंह के नाम पर बनने जा रहा है। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में सर विधानसभा कितनी है? विधानसभा अगर मुझसे पूछी जाएंगी तो विधानसभा है उत्तर प्रदेश में कितनी? 403। अगर मैं बात करूंगा विधान परिषद कितनी है? विधान परिषद पूछी जाएंगी तो कितनी है सर? बोलेंगे भैया विधान परिषद उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। अगर मैं बात करूंगा लोकसभा कितनी है? लोकसभा है सर 80। लोकसभा कितनी है भैया? तो लोकसभा हो जाएंगी 80। ओके भैया, लोकसभा 80 हो जाएंगी। राज्यसभा कितनी हो जाएंगी? राज्यसभा 31 हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा सर? इस बात का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र? मुझे जल्दी से बता दीजिए सर कौन सा नगर निगम नहीं है? तो मिर्जापुर नहीं है। कौन सा नहीं है सर? मिर्जापुर नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न देखो। सर यूनेस्को, लखनऊ को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में क्या पूछा जा रहा है? क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है। और यह भारत का कौन सा शहर है जिसे यह सम्मान प्राप्त है? यह भारत का मेरे दोस्त दूसरा शहर है, याद रखना। यह है भारत का दूसरा शहर है। अगर मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात कर लेता हूं, जल्दी से बताना कि सर विकास खंड कितने? तो 826। उत्तर प्रदेश में तहसीलें कितनी? 351, है ना। आजा उत्तर प्रदेश में क्या पूछा जा रहा है? मैं अभी बता के गया हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में राज्य का कौन सा जिला बनाने जा रही है? कौन सा बनाने जा रही है? 76वां जिला बनाने जा रही है। किसके नाम पर? कल्याण सिंह के नाम पर, ठीक है ना। आगे की बात पर आते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जल्दी से बताना। और ये रहा मेरे भाई आपका लास्ट प्रश्न। और मुझे बताएंगे कि गाजियाबाद की दुहाई में है जो नमो भारत डिपो है, एनसीईआरटी किस प्रणाली को लागू किया है जिससे भारत में आरआरटीसी को मेट्रो नेटवर्क में पहली बार स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस बात का राइट आंसर? ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे दे रहा हूं, होमवर्क HW, ठीक है। चलते हैं मेरे दोस्त, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, ठीक, बाय।